हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अधिगम के बारे में सामान्य परिचर्चा की थी, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में हम 3 प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला अपना रहेगा व्यवहारवाद के अनुसार। इसमें हम 5 सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा रहेगा क्षेत्रवाद के अनुसार, इसमें हम 8 सिद्धांत पढ़ेंगे। और गेस्टाल्टवाद में केवल एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे, अंतर्दृष्टि या सूझ वाला सिद्धांत। चलिए सबसे पहला सिद्धांत हम अध्ययन करते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांतों में 5 पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला पढ़ते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया था। आई.पी. की फुल फॉर्म होती है इयान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, ये सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था और ये रूस के एक शरीर शास्त्री थे। कौन? आई.पी. पावलोव रूस के शरीर शास्त्री थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। पैरोटिड ग्लैंड जो थी, लार ग्रंथि थी, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब इस सिद्धांत के कुछ उपनाम है। उपनाम जैसे कि CR थ्योरी यानी कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसका इंग्लिश वर्जन क्लासिकल थ्योरी से कह सकते हैं। और फिर है चिर सम्मक सिद्धांत, फिर अधिगम का प्राचीन सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। उसके बाद अधिगम का परंपरागत सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है ना। CR थ्योरी को ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही कहा जाता है। एग्जाम में कोई सा भी नाम इनमें से उठ के पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है, आखिरकार इसका आशय क्या है। देखिए इन्होंने क्या किया था, देखिए इस प्रकार का एक कुत्ता लिया था, है ना। पावलोव ने इस कुत्ते पर प्रयोग किया था और इस कुत्ते पर प्रयोग क्या किया था इन्होंने कि इस कुत्ते को जब भी ये भोजन देते हैं ना, क्या करते हैं, जब भी इसको भोजन देते हैं ना, तो भोजन देने से पहले इन्होंने क्या किया, घंटी बजाना शुरू कर दी। पहले घंटी बजती, फिर इसको भोजन मिलता। तो इस कुत्ते ने क्या किया, उस घंटी के साथ अनुबंधन कर लिया कि यानी जब भी घंटी बजेगी मुझे भोजन मिलेगा। और जब इसको भोजन दिया जाता था तो उससे कुछ सेकंड पहले ये अपने मुंह में लार टपकाता था, है ना। तो अब अनुकूलित अनुक्रिया से आशय यही हुआ कि जो क्रिया पूर्व में पहले भोजन के साथ हो रही थी, वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगी है। यानी अब क्या किया जा रहा है, केवल घंटी बजाई जा रही है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा है। पहले खाना और घंटी, यानी घंटी बजा करके फिर खाना दिया जाता था, लेकिन अब केवल घंटी बजाने पर ही ये लार टपकाता है। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया होती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले UCS यानी अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं हो, जैसे भोजन है, भोजन को देख करके कुत्ता लार टपकाएगा, इसके लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। भोजन को देख कर लार टपकाना ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो कुत्ता UCR देता है, यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स वापस देता है, लार टपकाता है। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेप है इसमें क्या होता है कि CS और UCS, यानी CS का मतलब कृत्रिम होगी, ये घंटी है ना, कंडीशन स्टिमुलस है। घंटी बजा करके फिर भोजन दिया जाता है, तब भी कुत्ता स्वाभाविक क्रिया दर्शाता है, लार टपकाता है ना। घंटी के बाद उसे भोजन दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते करते पावलोव साहब क्या करते हैं, केवल और केवल घंटी ही बजाते हैं, उसको भोजन नहीं दिया जाता है। अब कुत्ता यहाँ पर क्या करता है कि जैसे ही घंटी बजाया जाता है ना, तो घंटी के साथ ये लार टपका देता है, जबकि इसे भोजन दिया ही नहीं जा रहा है, केवल घंटी बजाने मात्र से ही ये लार टपकाता है। तो ये घंटी के द्वारा लार टपकाना, जो कि एक अस्वाभाविक क्रिया है, जो कृत्रिम उद्दीपक है उसके प्रति ये लार टपका रहा है, तो ये अस्वाभाविक क्रिया है। अगर भोजन के साथ ये लार टपकाता है तो वह स्वाभाविक है, लेकिन घंटी बजाने मात्र पर ही ये लार टपकाता है, तो ये अस्वाभाविक क्रिया है। और इसी को ही CR थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स कहा जाता है। अब इनके UCS के इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे देख लीजिएगा आप, अनकंडीशनल स्टिमुलस
यूसी आर का हो जाता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और सी एस का कंडीशन स्टिमुलस, सी आर का कंडीशन रिस्पॉन्स। ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, पावलोव ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की क्रियाएं बताई थी। कौन कौन सी क्रियाएं थी? कि एक तो थी स्वाभाविक क्रिया, यानी जो स्वभाव से ही होती है, जो कृत्रिम रूप से नहीं होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरली होती है, जिसको हम अनानुबंधित भी कह सकते हैं। अनानुबंधित यानी इसके लिए अनुबंधन की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल है। जैसे भोजन को देखकर लार टपकाना, ये अनानुबंधित है, स्वभाव है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए किसी भी प्रकार के अनुबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकेंड इन्होंने बताई अस्वाभाविक क्रिया, और इसे हम अनुबंधित क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अनुबंधन के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। कुत्ते ने घंटी के साथ अनुबंधन बना लिया था कि जब भी घंटी बजती है मुझे भोजन मिलेगा, अतः वो लार टपकाता है ना। तो ये 2 प्रकार की क्रियाएं बताई थी, और इन्होंने देखिए इस प्रकार से इस कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विंडो यहाँ पे थी, और ये जो कंटेनर था फूड का, ठीक है, ये स्लाइवा लार को कलेक्ट करने का ये इनमें ये था कंटेनर, ट्यूब थी, है ना। इस प्रकार से इन्होंने ये लगा रखा था और कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, लार ग्रंथि पर। ठीक है, नेक्स्ट, पावलोव के सिद्धांत में घंटी क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि घंटी एक उद्दीपक है, तो वहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक उद्दीपक है, या अनुबंधित उद्दीपक है, या अनुकूलित उद्दीपक है। ठीक है, नेक्स्ट, नोट, अनुकूलित अनुक्रिया के लिए अनुबंधन का होना अति आवश्यक है ना, अन्यथा अनुकूलित अनुक्रिया नहीं होगी। अनुबंधन तो होना ही चाहिए, 100% अनुबंधन होना चाहिए। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित होने वाली क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति यानी कोई एक व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके स्वभाव हो जाते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति के आधार पर, यानी बार बार क्रिया करने पर अनुबंधन हम उससे बना लेते हैं। वही कुत्ते वाला उदाहरण कि बार बार घंटी बजाकर उसे भोजन दिया जाता था, तो उसने घंटी के साथ अनुबंधन कर लिया था कि जब भी घंटी बजेगी मुझे भोजन मिलेगा। और अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? इयान पेट्रोविच पावलोव को कहा जाता है। सन 1904 में पावलोव को पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज, ये एकमात्र ऐसे विद्वान थे मनोविज्ञान में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये पाचन क्रिया के लिए दिया गया था इनको, है ना, पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और अब इसके अनुबंधन के कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। सबसे पहला है कि अपन जब भी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो अपन सिर झुकाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, तो ये अपना अनुबंधन है कि जब भी मंदिर आए या कोई एम्बुलेंस आए उसके लिए हाथ जोड़कर अपन अपनी जो विशेष मांगते हैं, है ना, शुभ कामनाएं उन्हें प्रेषित करते हैं। मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हम भगवान से अरदास करते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उनसे वरदान मांगते हैं, करते हैं कुछ भी, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, ये अनुबंधन है। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, यानी जो लास्ट जो पीरियड होता है उसमें जब भी 5 मिनट पहले या जब भी घंटी बजती है तो बच्चे अपना बैग वैग बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब छुट्टी होने वाली है, तो ये अनुबंधन हो जाता है उस घंटी के साथ बच्चों का। ठीक है, और अगर बच्चे किसी पेड़ के नीचे कोई सांप देख लेते हैं तो उसके बाद वो रस्सी को भी वो सांप भी समझने लगते हैं कि वो सांप ही होगा, है ना, रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। और कक्षा में आने पर शिक्षक जो कक्षा में आता है तो उसके द्वारा छात्रों के द्वारा अभिवादन करना, ये भी अनुबंधन का ही उदाहरण है। गाँवों में अक्सर देखा जाता है कि 3 बजे की चाय पीते हैं लोग, तो ये अनुबंधन के कारण ही होता है कि 3 वाली चाय पियेंगे, है ना, 3 वाली चाय, ये अनुबंधन है। और छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्सर ज्ञान सिखाना, ये भी अनुबंधन ही है। जैसे कैसे कबूतर बच्चों को सिखाते हैं, तो कबूतर की जो इमेज है वो उनके माइंड में आती है ना, उस चित्र से वो अनुबंधन कर लेता है कि कह कबूतर इस प्रकार से है, कह खरगोश दौड़ते हुए उसको खरगोश का जो चित्र दिखाया जाता है उस खरगोश के चित्र के साथ वो अनुबंधन कर लेता है, और इस प्रकार से वो वर्णों को सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके महत्वपूर्ण कथन थे पावलोव के, जिसमें
इन्होंने सबसे पहला कथन दिया था विलोपीकरण। विलोपीकरण क्या होता है कि अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक यानी रोटी या भोजन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की मानसिक प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। कैसे? मान लो कुत्ते के सामने बार बार घंटी बजाई जाती है, उसे रोटी नहीं दी जाती है। घंटी बजाई लेकिन रोटी नहीं दी, घंटी बजाई लेकिन रोटी नहीं दी, बार बार घंटी बजाई लेकिन रोटी नहीं दी, तो कुत्ता समझ आए कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो अनुबंधन समाप्त कर लेगा। यानी आप उसके बाद कितनी घंटी बजाओ लेकिन वो लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि उसने विलोपीकरण की जो प्रोसेस है वो उसने अपना लिए, अनुबंधन उसका समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि ये केवल घंटी बजा रहे हैं, मुझे भोजन नहीं दे रहे। सेकंड, उद्दीपक सामीकरण या उद्दीपक समानीकरण। इसमें क्या होता है, मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामीकरण कहलाता है। जैसे सांप देखने के बाद रस्सी से भी डर जाना, ये उद्दीपक समानीकरण का ही उदाहरण है। नोट इसमें देखिएगा, उद्दीपक समानीकरण के तहत वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पुत्र, और ये पुत्र 11 माह का पुत्र था, 11 महीने के पुत्र अल्बर्ट जिसका नाम था पुत्र का, उस पर प्रयोग किया था उद्दीपक समानीकरण के तहत। उन्होंने खरगोश लिया था और उसमें से कुछ डरावनी आवाज़ें निकाली थी, और ऐसा करके उन्होंने कुछ प्रयोग किया था। यानी खरगोश से उसे खेलने के लिए खरगोश दिया और उसमें से डरावनी आवाज़ें निकाली, और उसने वो उद्दीपक समानीकरण के तहत उसे कुछ प्रयोग करके उसे डर बैठ गया कि वो खरगोश के साथ फिर खेलना ही छोड़ दिया उसने, है ना। और वो अलग और अन्य कोई चीज़ देखता तो वो उसके सामने डर बैठ जाता कि कहीं वो खरगोश की तरह ये आवाज़, डरावनी आवाज़ तो नहीं करेगा। दूर से ही वो भांप लेता है कि ये डरावनी आवाज़ करेगा। तो ये समानीकरण उसके सामने इस प्रकार से प्रयोग किया था। नेक्स्ट, समय कारक। पावलोव ये कहते हैं कि दो उद्दीपकों के मध्य अगर अनुबंधन आपको करवाना है तो अधिकतम उनके मध्य है ना 5 सेकंड का अंतराल जरूरी है, होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, उद्दीपक विभेदीकरण, यानी दो उद्दीपकों में समानता असमानता का जब पता लग जाता है तो उसे उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। जैसे मान लो रस्सी से डरना बंद हो जाना, यानी ये तो रस्सी ही है और ये सांप है, दो चीज़ों में अंतर हमें मालूम हो जाना, उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बुद्धि कारक। अब पावलोव सर कहते हैं कि मंदबुद्धि बालक बालिका जो है ना, उन्हें अधिगम नहीं करवा सकते क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती, ये बुद्धि कारक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 अपने महत्वपूर्ण कथन दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका शिक्षा में महत्व क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है। सबसे पहला इसका महत्व हम देखेंगे कि ये छोटे बालकों को सिखाने में सहायक है। छोटे बालकों को सिखाने में, यानी किसी चीज़ से, मान लो जैसे चित्रों के माध्यम से है ना, इनके माध्यम से छोटे बालकों को हम उनसे अनुबंधित क्रिया करवा के, यानी अनुबंधन करवा के उन्हें सिखा सकते हैं। क्या कबूतर ऐसा होता है, खरगोश ऐसा होता है ना, इस प्रकार से टमाटर ऐसा होता है, उनकी आकृति दिखा करके अनुबंधन उन्हें करवाया जा सकता है। अधिगम का ये सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। बार बार चीज़ें अपन करेंगे तो उनके साथ अनुबंधन बन जाता है और वो हमें सिखाने में सहायक होता है। तो ये पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पावलोव का जो सिद्धांत है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है, पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्षर ज्ञान और भाषाई ज्ञान सिखाने में ये बिल्कुल बहुत सहायक होता है, और बालक बालिकाओं में अच्छी आदतों का निर्माण कर बुरी आदतें छुड़ाने में ये सहायक होता है। जानवरों को प्रशिक्षण करने में ये सहायक होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग है वो अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जो सामग्री है उसके साथ अनुबंधन बना लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अधिगम का ये सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है, जबकि एक नियम आगे हम पढ़ेंगे जो इसका खंडन करेगा। ये क्या करता है, यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पावलोव सर का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा है। अगर ये आपको पीपीटी, ये हमारी स्लाइड अच्छी लगी है तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।